Today we will discuss laws of motion. In it we have three laws. First law of motion, that's also known as law of inertia. What does law of inertia say? It says that if a body is at rest or in uniform motion, then the net force is acting on it. Then the net force acting on it is equal to 0. This is a very important law that we will use. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि जब भी आप अपने क्वेश्चंस करते हैं, मिसाल के तौर पर एक बॉडी ऑफ मास m ये हमने लटकाई हुई एक सीलिंग से या किसी भी फिक्स स्टैंड के साथ, मुझे इस पर कहना है कि इसमें टेंशन कितना है. अब ये बॉडी चूंकि रेस्ट में है, इस पर मैं देखूंगा कि डाउनवर्ड्स कौन सा फोर्स है mg और अपवर्ड्स कौन सा फोर्स है t. तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ t यहाँ पे mg के बराबर होगा अगर ये जो आपके पास वायर है वो थिन है, ठीक है ना, और इनएक्सटेंसिबल है. तो टी एम जी के बराबर ही आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से निकाल पाते हैं. फिर आपके पास होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? वो बोलता है सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एम वी. लेकिन अगर आपके पास मास कांस्टेंट रहता है तो आप मास को बाहर निकाल पाते, तो आप बोलते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी. So F किसके बराबर है? M into A. That is sum of all the force acting on a body is MA and sum of all the force acting on a body is 0 if the body is at rest or in form motion. ये दो लॉज हमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं. और जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन. यानी अगर एक बॉडी इस दूसरी बॉडी पे फोर्स डाल रही है, मानो F12, तो वो बॉडी भी इस पे फोर्स डालेगी F21. यानी उमूमन आपको फॉर एग्जांपल एक रोप को आप खींच रहे हो, अगर आप इस बॉडी को खींच रहे हो यहाँ पे कमर को बांध के, तो आप बॉडी पे फोर्स डाल, लेकिन ये बॉडी भी आप पे फोर्स डालेगी, यानी आपको भी यहाँ पे दुखेगा, ठीक है ना. सिमिलरली अगर हम पंच मारेंगे इसको, तो हम अब इस पे फोर्स डाल रहे, तो ये बॉडी भी हम पे फोर्स डालेगी, उसकी वजह से हमें लगेगी, ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन. अब डायरेक्ट मैं इस पे कुछ प्रॉब्लम्स पे पहुंच जाता हूँ जो हमें सॉल्व करनी होती है. अमूमन हमारे पास पुल्ली सिस्टम होता है, ठीक है ना. अमूमन हमारे पास एक पुल्ली सिस्टम होता है. यहाँ पे ये बॉडी है, इसका मास है m2, तो इस पे फोर्स m2g आएगा. और ये बॉडी है, इसका मास है m1, तो इस पे फोर्स क्या आएगा? m1g आएगा, ठीक है ना. तो क्लियरली बॉडी कहाँ कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा. अब मुझे कहना है कि किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा. विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये निकाल पाऊंगा. आए बात समझ? तो ये दो बॉडीज क्या है? दीज आर कनेक्टेड बॉडीज. इनको हम बोलते हैं कनेक्टेड बॉडीज. ये आपकी टेक्स्ट बुक पे भी ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, कनेक्टेड बॉडीज. अब ये कनेक्टेड बॉडीज है, यानी जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उस एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर जाएगा. मैं बोलूंगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द सिस्टम. नेट फोर्स या नेट ड्राइविंग फोर्स टू बी प्रिसाइज. नेट ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल, ड्राइविंग फोर्स क्या है? नेट m1g माइनस m2g. क्यों? क्योंकि यहां से दोनों डाउनवर्ड्स है, लेकिन इस पुल्ली की वजह से इसका इफेक्ट इसको खींचने में, इसको यहां से रोकने में. तो ये आपका नेट फोर्स है. बट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम क्या बोलते हैं? जो नेट आपके पास फोर्स होता है वो किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स बराबर है मास इंटू, एंड हियर मास क्या है? ये टोटल बॉडी है ना, m1 प्लस m2. तो इसका मतलब है नेट फोर्स किसके बराबर होगा? m1 प्लस m2 इंटू a, ठीक है. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, नेट ड्राइविंग फोर्स तो पिक्टोरली फ्री बॉडी डायग्राम से ये है, लेकिन न्यूटन लॉ की वजह से ये है. तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ m1 प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ब्रैकेट में g, ठीक है ना. g निकाला तो a किसके बराबर आ जाएगा? m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस, खत्म मसला. आया आपको बात समझ? ठीक है ना. तो ये आपको इंटू g, ये आपको निकलेगी किसकी फॉर्मूला? एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुल्ली सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुल्ली. आई बात समझ? अगर आपको अब टेंशन निकालना है, क्या निकालना है? अब दोनों में से एक बॉडी को लो, इस बॉडी को ले लो. इस पे क्या फोर्स पड़ रहा है? यहाँ पे m1g पड़ रहा है ना. और यहाँ से ये इस सिस्टम के साथ इस रोप से कनेक्टेड है, तो यानी इस सिस्टम के साथ जिस फोर्स से कनेक्टेड है वो टेंशन है. अब इसका मतलब क्या है? m1g माइनस टेंशन बराबर होगा m1 इंटू ए, बराबर होगा. तो इसका मतलब m1g माइनस m1a इज इक्वल टू t, ठीक है ना. तो इसका मतलब m1 निकलेगा बाहर, g माइनस a इज इक्वल टू t.
और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ये है, ये हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, खत्म मसला। हमारी बात समझ। इसी तरह हम एक और केस करेंगे। अब एक बॉडी को लिटाएंगे, ठीक है ना, एक बॉडी को हम क्या करेंगे, लिटाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मास है m1g, ये है m2, क्या है m2g, कहाँ से है, यहां से, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये तो ऐसे लुढ़क के नीचे जाएगा, अब मुझे देखना है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए अगेन वही चीज जो मैंने अभी की, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स से बराबर है m1g। इसका तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये यहां से देखना है हमें, और यहां से फिर हमें देखना है यहां से तो फ्रिक्शन हो गए, लेकिन हम मान रहे ये स्मूथ है, क्या है ये, बिल्कुल स्मूथ है। आई बात समझ, हाँ अच्छा। नेट ड्राइविंग फोर्स यहाँ है, बट फ्रॉम न्यूटन्स नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास यहाँ पे तो लेना तो ये दोनों को, सो नेट फोर्स से बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। सो कंपेयरिंग द टू, m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू m1g। इट implies a इज इक्वल टू m1g डिवाइड बाय m1 प्लस, ठीक है, हो गया ये क्लियर। अब टेंशन निकालना है तो इस बॉडी को अगेन ले लो, इस पे क्या फोर्स यहाँ पे पड़ रहा है m1g, यहाँ पे क्या पड़ रहा है टेंशन t, तो अगेन आप कह सकते हो m1g माइनस t बराबर है m1a के, ठीक है ना। तो ये बन जाए पर m1g सॉरी इज इक्वल टू m1a माइनस m1a इज इक्वल टू t। सो m1g माइनस a इज इक्वल टू t। फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इस वक्त a दूसरा होगा, a इस वक्त ये होगा। आए बात समझ, हो गई ये भी क्लियर। तीसरा एक केस करेंगे। ये ऐसे स्लोप पे रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो इसमें इस डायग्राम को बड़ा तफसील दिखाना है, मुझे लगता है वो कल करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।